देखो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो चेक करो। ठीक है, ऑडियो राम श्याम क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। ठीक है, आखिरी चैप्टर का पूरा एकदम आखिरी पार्ट बचा। हेडिंग का नाम है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। का मतलब क्या है, एक एलएलपी को और क्या क्या करना जरूरी है, जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या मेंटेन करेगा, अपना जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो इन्फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को, ये सब के बारे में रूल्स रेगुलेशन से ऑडिट कैसे होगा उसका। ठीक है, फाइनेंशियल का मतलब ही होता है एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, मतलब रिलेटेड टू मनी। ठीक है, देखना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, पर कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन और ऑडिट कैसे कौन करेगा और कैसे होगा। ठीक है, देखना proper books of accounts, the LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed related to the affairs for each year of its existence on cash basis or accrual basis। तो जिसमें भी चाहे मेंटेन कर सकता है, अगर मन है तो कैश बेसिस में मेंटेन करेगा, चाहे तो एक्रूअल बेसिस में भी मेंटेन कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो लोग एक्रूअल बेसिस में ही मेंटेन करते हैं। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, ये तो हमको पता ही है, हमारा अकाउंट्स ही है ये डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, मतलब एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट, इट इज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट। ठीक है, of accounting and shall maintain the same at its registered office for such period as may be prescribed। वो रहेगी उतने साल तक रखेगा जितना साल गवर्नमेंट उसको बोलेगा। नॉर्मली ये 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स। ठीक है, नॉर्मली 8 ईयर्स प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो आज जैसे कोई भी ईयर खत्म होता है तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कम से कम 8 साल तक संभाल कर रखना चाहिए। 8 साल के बाद अगर हमारे पास डिटेल नहीं भी है तो भी चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 8 साल तक हमारे पास कंप्लीट डिटेल्स होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो एक प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा। और क्या करेगा एक एलएलपी? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। Every LLP within a period of 6 months from the end of the financial year, ईयर खत्म होने के 6 महीना के अंदर, मतलब कितना, 30 सितंबर, 30 सितंबर के अंदर। ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च, उससे 6 महीना 30 सितंबर। ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर a statement of account and solvency for the said financial year as at the last date of the said financial year in such form as may be prescribed, and such statement shall be signed by the designated partner of the LLP। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी में क्या लिखा हुआ होता है कि हमारे पास हमको कौन कौन सा लाइबिलिटीज पे करना है और हमारे पास क्या क्या कितने रुपए का एसेट्स है। ये क्यों बनाया जाता है? ये देखने के लिए कि एक एलएलपी जो है अपने सारे के सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, every LLP shall file within a prescribed time the statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2, ऊपर जो स्टेटमेंट बनाए हैं, with the register every year in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed। तो क्या बोल रहा है, ये जो अकाउंट्स और इंसॉल्व ये जो स्टेटमेंट बनाए हो उसको कहाँ फाइल करना है? हमको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, नेक्स्ट, द अकाउंट, नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखना, द अकाउंट ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डिंग विद सच रूल्स एज मे बी प्रेस्क्राइब। हाउएवर सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette exempt any class or classes of LLP from the requirements of this subsection। अभी तो ऐसा कोई एग्जामेशन किसी को दिया गया नहीं है,
तो सारे के सारे एलएलपी को अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स प्रेस्क्राइब। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन एलपी, ये फाइन है। ठीक है, ये तो फाइन का पॉइंट है, हम फाइन्स लर्न नहीं कर पाएंगे। मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि फाइन्स हम लोग कभी भी याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये गया क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना। तो नॉर्मली डबल एंट्री बुक कीपिंग में कैश या एक्रूअल बेसिस पे बनाना है। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाना है, जो कि 6 महीना के अंदर अपने को बना लेना और आरओसी के पास फाइल कर देना। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ एलएलपी मस्ट बी ऑडिट, एंड अगर नहीं ऑडिट करवाते तो कुछ फाइन्स का प्रोविजन साथ में। ठीक है, नेक्स्ट एनुअल रिटर्न। एनुअल का मतलब ही है साल में एक बार होता है ना, जैसे अपना एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन मतलब साल में एक बार जो फंक्शन हो रहा है। ठीक है, वैसे ही एनुअल रिटर्न मतलब साल में जो एक रिटर्न हमको फाइल करना है। ठीक है, देखना क्या उसमें क्या दिखाएंगे हम, क्या क्या लिखेंगे उसमें और कब फाइल करेंगे। ठीक है, एवरी एलएलपी shall file an account and annual return duly authenticated with the registrar within a period of 60 days from the close of the financial year। मतलब साल खत्म होने के बाद, साल कब खत्म होता है 31 मार्च, तो 31 मार्च के 60 दिन 60 डेज के अंदर हमको ये स्टेटमेंट फाइल करना है, एनुअल रिटर्न। ठीक है, in such form and manner and accompanied by such fee as may be prescribed। ठीक है, एग्जाम्पल सपोज द ईयर ऑफ एलएलपी क्लोज 31 मार्च, ये बोला 31 मार्च को अगर ईयर एंड होता है तो कब फाइल करना हमको 30 मई के अंदर अंदर हमको डॉक्यूमेंट फाइल कर देना है, क्योंकि 30 दिन हो गया ना, अप्रैल का 30 और मई का 30 हो गया, टोटल 60 डेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सबसेक्शन shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 5 लाख रुपीज। ठीक है, अगेन फाइन का प्रोविजन है, फाइन हम लर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावेन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन, अगर एलएलपी ये फॉलो नहीं करता है तो द डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी फाइन लगेगा। shall be punishable with fine which shall not be less than 10,000 but may extend to 1 lakh। क्लियर है? तो बेसिकली अगर प्रोविजन तो सिर्फ समझोगे तो इतना ही है प्रोविजन कि एलएलपी को एनुअल रिटर्न फाइल करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज, 60 दिन के अंदर हमको फाइल कर देना है एनुअल रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन इनटू एलएलपी। अगर कोई एलएलपी में कन्वर्ट होना चाहता है तो व्हाट आर द प्रोविजंस एप्लीकेबल। ठीक है, कन्वर्जन इनटू एलएलपी, ध्यान से देखना। पहला कन्वर्जन फ्रॉम फर्म टू इनटू एलएलपी। फर्म का मतलब है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाला। ठीक है, तुम्हारा नॉर्मल पार्टनरशिप था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें थे तुम। अब तुम कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, एलएलपी एक्ट 2008 में। ठीक है, तो क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला अ फर्म में कन्वर्ट इनटू एलएलपी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर एंड द सेकंड शेड्यूल। तो ऐसे हमको लर्न करने की जरूरत नहीं है क्या क्या शेड्यूल किसका है, तो वो ध्यान रहने से भी ठीक है, नहीं रहने से भी चल जाएगा। फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने का रूल दिया है सेकेंड शेड्यूल में। और उसके बाद कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट होना है तो उसका भी रूल दिया है, लेकिन कहाँ पर, थर्ड शेड्यूल। ठीक है, एंड कन्वर्जन फ्रॉम अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, उसका प्रोविजन हमको दे रखा है फोर्थ शेड्यूल। क्लियर है? तो बेसिकली एक पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट कर सकता है अपने आप को एलएलपी में। दूसरे में ज्वाइन कर लिए थे, अच्छा ठीक है ना पूनम, कोई बात नहीं है ना, थोड़ा ही पढ़े हम लोग, बस ये एक आधा पेज के आसपास पढ़े हैं। ठीक है,
उसका भी वैसे भी वीडियो के साथ अपलोड हो जाएगा और कुछ खास है भी नहीं इसमें। चलो देखना नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर 1, द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट अ फर्म, प्राइवेट कंपनी या एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तीन ही जब तो कन्वर्ट कर पा रहे हैं, फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक, लिस्टेड नहीं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ठीक है, as the case may be, has comply with the provisions of various schedules, provisions of this act and the rules made thereunder, register the document, issue a certificate of registration। कुछ नहीं भाई, अरे सब रूल अगर तुम कंप्लाई कर लियो, जो बोल रहा है सब फॉलो कर लियो, तो तुमको मिल जाएगा क्या, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इन सच फॉर्म एज अ रजिस्ट्रार मे डिटरमाइन stating that the LLP is on and from the date specified in the certificate registered under the act। ठीक है, तो अगर एक प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या फिर एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट या फिर फर्म, तीनों में से कोई भी अगर अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है LLP में, तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी रूल्स उनके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए अलग अलग रूल है। फर्म का लिखा है सेकेंड शेड्यूल में, प्राइवेट कंपनी लिखा है थर्ड शेड्यूल में और अनलिस्टेड लिखा है फोर्थ शेड्यूल में। अपना रूल्स अगर कंप्लाई कर लिए तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, इशू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो एक लाइन में समझोगे पॉइंट नंबर 1, तो इतना सा बात है, सारा रूल मान लिए तो मिल जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, और उसमें लिखा हुआ रहेगा कब से LLP बना है, ऑन एंड फ्रॉम, आज से LLP स्टार्ट हो गया मतलब। ठीक है, इसके बाद अब क्या करने का जरूरत है, और द LLP सेल विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब इस दिन के 15 दिन के अंदर अंदर, पॉइंट 1 के 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, इन्फॉर्म द कंसर्न रजिस्ट्रार ऑफ फर्म और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एज द केस मे बी with which it was registered under the provisions of Indian Partnership Act or Companies Act as the case may be about the conversion। तो ये क्या बोल रहा है, पुराना वाला, तुम तो अभी LLP में आ गए, तुम पहले देखो, तुम पहले या तो फर्म थे या कंपनी थे, चाहे कंपनी में तुम प्राइवेट हो या पब्लिक हो। ठीक है, तो तुम कहीं तो रजिस्टर्ड थे ना, फर्म में थे तो तुम वो एरिया का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में या तो रजिस्टर्ड थे या नहीं भी हो सकते हो, अगर 32 में था तो कंपलसरी तो था नहीं, और कंपनी में तुम रजिस्टर्ड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। अब तुम LLP में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए हो, तो तुम अपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को बता दो कि अब हम यहाँ से कहाँ चले गए हैं, हम LLP में कन्वर्ट हो चुके हैं। नहीं, सब चीज का रजिस्ट्रार अलग अलग है। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म अलग है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अलग है, और रजिस्ट्रार ऑफ LLP वो भी अलग है। सबका नाम रजिस्ट्रार है लेकिन सब अलग अलग डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो बेसिकली बोल रहा है तुम्हारे पुरानी वाली जो रजिस्टर है, जहां पे तुम रजिस्टर थे, रजिस्ट्रार को बता दो कि हम दूसरे वाले में चले गए हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं हम। ठीक है, तो ये जिसमें तुम कन्वर्ट हुए उसको बताने के लिए नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पहले जिसमें रजिस्टर्ड थे उनको बताओ। समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड, फिर और क्या करना है, अपन सच कन्वर्जन, कन्वर्जन के बाद क्या होगा, द पार्टनर ऑफ द फर्म, फर्म का पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होता है तो द शेयर होल्डर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, अगर कंपनी कन्वर्ट हो रहा है तो या तो प्राइवेट कंपनी होगा या पब्लिक, अनलिस्टेड, दोनों के शेयर होल्डर, as the case may be, the LLP to which such firm or such company is converted and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of the various schedules as may be applicable to them। तो बोल रहा है कि ये लोग बाउंड होंगे LLP का जो भी रूल्स रेगुलेशंस है इनके, उसको फॉलो करने के लिए, एज इफ दे आर द पार्टनर ऑफ द LLP। अब जैसे तुम फर्म था, फर्म में जो भी पार्टनर्स थे, अब ऑब्वियस सा बात है वो LLP में पार्टनर बन गए, कन्वर्ट हो गया अगर तो। ठीक है, और अगर कंपनी था
तो कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे अब वो क्या बन गए, एलएलपी के पार्टनर बन गए हैं। ठीक है, तो एलएलपी का जो भी प्रोविजंस होगा वो ये पुराने फर्म के जो पार्टनर्स थे या पुराने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, upon such conversion on and from the date of certificate of registration the effects of the conversion shall be such as specified in the various schedules as the case may be। मतलब कि जिस दिन से जो डेट लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में उस दिन से उस एलएलपी को कन्वर्ट हुआ बोल के माना जाएगा। सिंपल सा बात है, जो सर्टिफिकेट तुमको पॉइंट नंबर 1 में मिला है ना ये वाला, इसमें जो डेट लिखा हुआ होगा वो डेट से ये कंपनी एलएलपी बना बोल के माना जाएगा। ठीक है, क्लियर है ऑनलाइन वाले? इतना फटाफट से बताओ। कन्वर्जन कुछ नहीं है, कन्वर्जन में बहुत इजी पॉइंट है। वो रह गया एलएलपी कंपनी कोई भी कन्वर्ट हो सकता है, पुराने वाले को बता दो 15 दिन के अंदर और जब से डेट लिखा है उस दिन से तुम्हारा ऊपर सब लॉ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्लियर? पूनम, राम, श्याम, रितिका, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने से क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, रजिस्टर होने से क्या होगा, एक नया एलएलपी फॉर्म हो गया, न्यू एलएलपी हैज बीन फॉर्म्ड। ठीक है, देयर शैल बी अ एलएलपी बाय द नेम स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर an LLP has been formed। ठीक है, नेक्स्ट एलएलपी फॉर्म होने से क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है ऑल टेंजिबल, मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, एंड इंटेंजिबल्स मतलब गुडविल जैसा। ठीक है, प्रॉपर्टी वेस्टेड, वेस्टेड मतलब मालिक, जिसका है मतलब बिलोंग्स टू। ठीक है, वेस्टेड इन द फर्म और द कंपनी एज द केस मे बी, all assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligations, मतलब सब कुछ ही, सारा एसेट, सारा राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस। क्या बोलने वाला है, कन्वर्ट हो गया है तो शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, एलएलपी के पास। अब जो भी फर्म को बिलोंग करता था या जो भी चीज कंपनी को बिलोंग करता था अब वो चीज किसको बिलोंग करेगा, इट बिलोंग्स टू दी एलएलपी, भले वो बेनिफिट्स हो या ऑब्लिगेशंस हो, मतलब भले वो राइट्स हो या ड्यूटीज हो। ऑल एसेट्स, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू द फर्म और द कंपनी एज द केस मे बी। ठीक है, एंड undertaking of the firm or the company as the case may be shall be transferred to SL West in the limited liability partnership विदाउट फर्दर एश्योरेंस एक्ट और डीड। मतलब इसके लिए कोई भी डीड या कोई भी हमको कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो फर्म या कंपनी को बिलोंग करता था चाहे वो राइट्स हो या ड्यूटीज हो वो सारा का सारा अब एलएलपी का हो जाएगा। ठीक है, विदाउट एनी फर्दर एश्योरेंस मतलब और हमको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, कुछ लॉ में कोई एग्रीमेंट करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू द फर्म विल नाउ बी ट्रांसफर्ड टू द एलएलपी। ठीक है, जैसे नहीं होता एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू द फादर आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द। ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल है ही नहीं कुछ, इसमें इट विल बिलोंग टू द सन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, द फर्म और द कंपनी, मतलब पुराना वाला बात चल रहा है जो बंद हो गया था। द फर्म और द कंपनी एज द केस मे बी शैल बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड, ये मान लिया जाएगा कि वो बंद हो चुका है क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया एलएलपी में, तो ये मान लेंगे कि पुराना वाला बंद हो चुका है। ठीक है, एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो बोले कि वो फर्म बंद हो गया मान लिया जाएगा या वो कंपनी बंद हो गया मान लिया जाएगा और उसका नाम हटा दिया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉरेन एलएलपी।
तो कोई खास पॉइंट है नहीं फॉरेन एलएलपी में, देखना फटाफट से रीड करेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया। ठीक है, बाहर बना है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ करना चाहता है, इंडिया में बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, बाहर बना और बाहर ही बिजनेस करना चाहता है, तो हमारा क्या लेना देना उससे, है ना। एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस therein by applying or incorporating with such modification as appear appropriate. The provision of the Companies Act 1956 or such regulated mechanism with such composition as the case may be. तो इसमें कुछ बोला हुआ नहीं है, तो इतना ही बोल रहा है कि अगर कोई फॉरेन एलएलपी है जो कि इंडिया में बिजनेस करना चाहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रूल्स बना सकता है बाय अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट का कोई भी रूल्स को मॉडिफाई चेंज करके थोड़ा बहुत अल्टर करके हम फॉरेन एलएलपी के लिए रूल्स बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या रूल है फॉरेन एलएलपी के लिए, साउंड क्लियर नहीं आ रहा, अभी चेक करो तो एक बार। ठीक है, ऑडियो पूनम ऑडियो ठीक है अभी, ठीक है चलो अभी ठीक है, चलो चलो। तो फॉरेन एलएलपी में है कि कोई भी जो फॉरेन बना है और इंडिया बिजनेस करना चाहता है उसके रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकता है गवर्नमेंट, जो कि क्या लॉ बनाया है क्या है वो सब हमारे कोर्स में है नहीं ये सब। ठीक है, तो एज सच ये हमारे कोई काम का इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, और एक छोटा सा पॉइंट है मिसलेनियस का, बस चैप्टर खत्म होने वाला। ठीक है, देखना वाइंडिंग अप एंड डिसोल्व, वाइंडिंग अप मतलब बंद होना और डिसोल्व मतलब डिसोल्यूशन। ठीक है, इन द आइज ऑफ लॉ, देखना द वाइंडिंग अप ऑफ अ एलएलपी मे बी इधर वॉलेंटरी और बाय ट्रिब्यूनल, एन एलएलपी सो wound up may be dissolved। ठीक है, वॉलेंटरी हो सकता है, अपनी इच्छा से हम बंद कर रहे हैं, या ट्रिब्यूनल, एनसीएल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है यहाँ पे एनसीएलटी, हमको जानना जरूरी नहीं फिर भी बता दे रहा हूँ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी बोलते हैं उसको, वो चाहे तो कभी बंद भी करवा सकता है। ठीक है, देखना सर्कमस्टांसेस इन विच एलएलपी मे बी wound up बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, मतलब बेसिकली कोर्ट कब या ट्रिब्यूनल कब, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से कब बंद होगा एक एलएलपी। एलएलपी मे बी wound up बाय द ट्रिब्यूनल इफ, देखना पॉइंट नंबर 1, इफ द एलएलपी डिसाइड्स दैट द एलएलपी बी wound up बाय द ट्रिब्यूनल, अगर एलएलपी खुद चाहता है कि हमको कोर्ट के द्वारा या कोर्ट के प्रोसेस से बंद करवाना है, तो हम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और कोर्ट हमको हमारे को मतलब जो भी क्लोजर प्रोसीजर है कोर्ट उसको बंद करवा देगा। ठीक है, तो हम एलएलपी खुद ही चाहता है कि ट्रिब्यूनल के द्वारा वो बंद करवाया जाए। ठीक है, क्योंकि हो सकता है पार्टनर्स में उतना म्यूचुअल कंसर्न या अंडरस्टैंडिंग ना हो कि वो लोग एक क्लोजर का डिसीजन ले पाएंगे या फिर क्लोजर स्मूथली करवा पाएंगे। ठीक है, बहुत झगड़ा वगड़ा हो चुका है, वो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है सोच लो, तो हो सकता है कि वो लोग कोर्ट का मदद लें बंद करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर, ये तो बताया था एक बार याद करो, 6 महीना हो चुका है, एलएलपी का नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए हैं, तो एलएलपी बंद हो जाएगा। 6 महीना तक बिजनेस कर रहा है तो, और वो पार्टनर का लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एलएलपी इज इंसॉल्वेंट है, नहीं या पे, ठीक है, थर्ड फोर्थ, if the LLP has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India, the security of the state or public order। ठीक है, तो बेसिकली देश के खिलाफ कुछ किया है विच इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ओवरऑल इंडिया। ठीक है, जैसे कोई फॉरेन मतलब ऐसे कोई एलियन एनिमी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना या ऐसा कुछ। ठीक है, if the LLP has made a default in filing to register the account of स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न, ये आज पढ़े थे स्टार्टिंग में एकदम, डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड में,
फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर, ऐसे नहीं कि एक साल, एनी ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। ठीक है, देखना ये वाला हम आज पढ़े थे, पहला पढ़े थे अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, यहाँ पर है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में पॉइंट नंबर 2 में था। ठीक है, और एक ये एनुअल रिटर्न, ये रहा यहाँ पर था एनुअल रिटर्न। ठीक है, आज पढ़ाया गया था। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है क्या ऑडियो का? सबसे तो ऐसा नहीं होना, फिर से दिक्कत हो रहा है ऑडियो का? अच्छा, राम श्याम तो बोल रहे हैं क्लियर है ऑडियो, बीच बीच में थोड़ा बहुत हो रहा है। मैनेजेबल है तो बताओ तो मेरे को, मैनेजेबल है, चला देंगे। थोड़ा सा बचा है, आधा एक पेज बचा है, मैनेजेबल है कि नहीं? हाँ उतना है ना, चलो कोई बात नहीं, उतना है तो चल जाएगा ना, एक पेज आधा पेज भी नहीं बचा और। देखना पॉइंट नंबर 6, if the tribunal is in the opinion that it is just an equitable that LLP be wound up, ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि ऐसा एलएलपी के लिए ठीक रहेगा कि अगर ये बंद हो जाए तो, एनी अदर है मतलब ये सोच लो, कोई भी और रीजन जो कि ट्रिब्यूनल को ठीक लगे, जिसके वजह से ट्रिब्यूनल बंद करवाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट, रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। ठीक है, द गवर्नमेंट मे मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ एलएलपी। तो इसमें कोई खास रूल बताया नहीं है, ऐसे कोई रूल्स देख लो, कोई रूल बताया थोड़ी है, ये तो खाली बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकता है डिसोल्यूशन के पर्पस के लिए। बेसिकली सब रूल्स बन चुका है, तो हमारे कोर्स में अभी है नहीं। ठीक है, हमारे सिलेबस में एलएलपी पूरा नहीं है, तो ये एलएलपी में ये सारा चीज आगे चल के कभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मिसेलेनियस। मिसेलेनियस का मतलब ये होता है एनी अदर प्रोविजंस, जो कि छोटा मोटा और कोई प्रोविजन अगर एप्लीकेबल हो तो। पहला, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ पार्टनर विथ एलएलपी। अ पार्टनर में लेंड मनी to and transact other business with the LLP and has the same rights and obligations with respect to the loan or other transaction as the person who is not a partner। तो सिंपल सा बात है, कोई भी पार्टनर एलएलपी को लोन भी दे सकता है या कोई भी प्रकार का ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है एलएलपी के साथ, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस वो फेयर होना चाहिए। मनी लेंड करेगा तो जितना इंटरेस्ट बाकियों को मिलता है इसको भी उतना आराम से मिलेगा, बाकी से जितना रेट में अपने नॉर्मली सामान खरीदते हैं पार्टनर भी हमको वो सब सप्लाई कर सकता है। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है पार्टनर्स के बीच में विद एलएलपी, या फिर मनी लेंड भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का कुछ प्रोविजन एप्लीकेबल है क्या? तो इसमें कुछ बताया नहीं है, देखना ज्यादा। पॉइंट नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 नाउ टू बी रेड एज 2013। ठीक है, ये प्रिंटिंग गलत नहीं है, 56 ही लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, 2008 में बना ना ये, तो जब एक्ट आया 2008 में तो वो 1956 वर्ड वहां यूज है, वो अमेंड नहीं हुआ, खाली इतना लिख दिए 56 टू बी रेड एज 2013, बात खत्म। हर जगह उतना अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो हमको भी समझना है जहाँ पे 56 लिखा है वो टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, वो सारा एक्ट का लाइन है बोल के वहां पर वो चीज लिखा गया है, बट टू बी रेड एज 2013, अपने आप तुमको 2013 पढ़ना है उसको। ठीक है, स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, shall apply to any LLP, shall apply to any LLP with such exceptions, modifications and adaptations। तो बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी रूल्स जो एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है वो चाहे तो एक एलएलपी के ऊपर भी एप्लीकेबल कर सकता है, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन या एक्सेप्शन या कुछ और भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एलएलपी क्या है? एलएलपी इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, पहली बात तो। दूसरा, एलएलपी एक हाइब्रिड था। किसका किसका हाइब्रिड था? एक फर्म और कंपनी का हाइब्रिड है। तो फर्म के रिलेटेड रूल्स है
और कुछ कुछ कंपनीज एक्ट का रूल्स भी इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, क्योंकि कुछ हद तक इसके जो फीचर्स हैं वो कंपनी के जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर, क्या रूल एप्लीकेबल है वो सब नहीं बताया है, खाली इतना बोला है कि पावर है, अप्लाई कर सकते हैं कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अगर हम चाहें तो। क्या रूल अप्लाई होगा वो कुछ लिखा हुआ ऐसा नहीं है उसमें। ठीक है, ये पावर देने के लिए सेक्शन, दिस सेक्शन गिव्स पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड, a copy of every notification proposed to be issued under subsection 1, मतलब ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अप्लाई करवाना चाहता है एक फॉर्म के ऊपर, एक एलएलपी के ऊपर, तो क्या करना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, shall be laid in draft before each house of parliament, वो obviously 2 हाउस है, while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 or more successive sessions। ठीक है, बोला टोटल कितना दिन पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट होगा विथ फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। वो एक सेशन में भी हो सकता है, ऑब्वियसली विंटर सेशन होता है, समर सेशन होता है, ठीक, मानसून सेशन होता है, तो कोई भी 2 लगातार सेशंस में प्रेजेंट हो सकता है 30 दिन के लिए, या फिर एक साथ एक सेशन में भी 30 दिन का अगर सेशन है तो वो 30 दिन के लिए प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्य लोकसभा। नेक्स्ट, if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid both houses agree in disapproving the issue of the notification, or both houses agree in making any modification in the notification, it shall be issued only in such modified form as may be agreed upon by both the houses। तो बोलेगी दोनों हाउसेस जो डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से वो नोटिफिकेशन को अप्लाई किया जाएगा। दोनों हाउसेस का मतलब है लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, जो डिसाइड करेंगे उस हिसाब से वो एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पावर नहीं है कि डायरेक्टली कुछ भी नया रूल अप्लाई कर दे एलएलपी के ऊपर। इसमें तुमको लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेना पड़ेगा, बिल पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, एक्ट भी तो ऐसे ही बनता है, दोनों हाउस से क्रॉस करके प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने से एन एक्ट इज फॉर्म्ड, एक एक्ट बनता है। उसके पहले वो एक बिल रहता है, जैसे पहले कंपनीज बिल था, ठीक है, वो जब पास हो गया तो वो कंपनीज एक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ई फाइलिंग के बारे में अब तो ई फाइलिंग अलाउ करना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, और वही लिखा होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट नॉर्मली फाइल करने के लिए लिखा हुआ है वो सारा का सारा हम ई फाइल कर सकते हैं। ठीक है, एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मे बी फाइल्ड, recorded or registered in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। बोले कि सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग फाइल कर सकते हैं, और कैसे फाइल कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, और आजकल तो सारा ही इलेक्ट्रॉनिक में अलाउ करना ही पड़ रहा है। ठीक है, अ कॉपी और एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड with or submitted to the registrar which is supplied or issued by the registrar and certified through affixing digital signature। बोले कि कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं, हमको क्या लगाना पड़ेगा साथ में, एक डिजिटल सिग्नेचर। याद है डिजिटल सिग्नेचर बताया था, आज पेन ड्राइव वाला सिग्नेचर, आजकल वो मैनुअल सिग्नेचर नहीं होता, आजकल डिजिटल सिग्नेचर होता है। पेन ड्राइव इंसर्ट किए, पासवर्ड पुट किए, ओटीपी डाले, वो साइन हो जाएगा। ठीक है, सिग्नेचर फाइल होता है, जैसे ब्राउज करते हैं ना कोई इमेज अपलोड करने के लिए, वैसे सिग्नेचर को ब्राउज करके फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड करते हैं सिग्नेचर को। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये भी आगे चल के हमारे कोर्स में है, आईटी एक्ट, ये फाइनल में है ये। ठीक है, हाँ ये भी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, हाँ ये कोर्स में है ये। बिकॉज ये क्यों हमारे कोर्स में है, क्योंकि ऑडिट करने के लिए हमको आईटी एक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर बुक्स और अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड है, डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड है, तो ऑडिटर को भी वो नॉलेज होना चाहिए ई फाइलिंग का, तभी वो ऑडिट कर पाएगा। ठीक है,
हम ऑडिट करने जाएंगे तो हमको बही खाता नहीं मिलने वाला, हमको एक सिस्टम दे दिया जाएगा, एक पासवर्ड दे दिया जाएगा, बोलेगा ऑडिट कर लो इसका। तो हमको वो भी आना चाहिए आईटी। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर from the date which you have this on payment of additional पैसा लगेगा of 100 rupees for every day of such delay, addition to any fee as is payable and filing of such डॉक्यूमेंट या रिटर्न को फाइल करने के लिए जो फी लगता है के साथ साथ 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा दिन का। 300 दिन से भी ज्यादा लेट कर दिए तो however such document or return made without prejudice to any other liability under the act also be filed after such period of 300 on payment of fee and additional fee specified in this। तो बोला कि 300 दिन के अंदर भी हम बात कर सकते, लेकिन इसमें है कि कुछ कुछ एक डॉक्यूमेंट्स है जो 300 दिन के अंदर फाइल करना अलाउड, 300 दिन के बाद फाइल करना अलाउड, और वो डॉक्यूमेंट्स हम लोग फाइल नहीं करते, बाकी सारा डॉक्यूमेंट हम इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, और फिर कंप्लीट है चैप्टर। ऑनलाइन वाले थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, बाकी ऐसे चैप्टर कंप्लीट है, वीडियो से वो बचा हुआ कर लेना। ठीक है, इतना ही बच गया तुम्हारा।